सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी वटवृक्ष पुस्तिका से चैप्टर नंबर 13 बुद्धि और विद्या। चैप्टर नंबर 13 बुद्धि और विद्या। आप लोग सभी कोई अपने अपनी किताब खोल लीजिए। तो यह जो शीर्षक है इस कहानी का, बुद्धि और विद्या, इसका मतलब यह है, इस कहानी में आप यह जानेंगे कि विद्या तो सबके पास रहता है, जो ज्ञान है वो तो सबके पास रहता है, पर उस ज्ञान का कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, कहाँ उपयोग करेंगे, ये चीज़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि बुद्धि। तो इस कहानी में विद्या से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि को बताया गया है कि विद्या तो सबके पास रहता है, पर बुद्धि जो है वह बहुत कम लोगों के पास रहता है कि विद्या का कैसे हम लोग अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों पढ़ने के उद्देश्य से घर से निकले। कोई एक गांव है जिसमें कि 4 मित्र रहते थे, वो चारों मित्र थे और चारों एक साथ पढ़ने के उद्देश्य से, ठीक है, पढ़ने के लिए वो चारों अपने अपने घर से निकले। अपनी अपनी रुचि के अनुसार एक व्याकरण पढ़ने लगा। रुचि यानी इच्छा, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार एक क्या हुआ, व्याकरण पढ़ने लगा। दूसरे ने ज्योतिष विद्या, तीसरे ने वैद्य की विद्या ली और चौथे ने न्याय की विद्या ली। तो जो चारों थे, तो एक ने एक व्याकरण पढ़ने लगा, दूसरा क्या हुआ, ज्योतिष विद्या ली, ठीक है, वो ज्योतिषी बनना चाह रहा था। तीसरा जो है वो वैद्य बनना चाह रहा था, उस चीज की विद्या ली, और चौथे ने न्याय की विद्या ली। खूब पढ़ने के बाद वे अपने गांव की ओर वापस चल पड़े। मतलब चारों ने विद्या ले ली, अब वो लोग अपने गांव की ओर वापस जाने लगे। रास्ते में एक नगर आया। दोपहर के कारण धूप बहुत तेज थी। हम लोग देखते हैं कि दोपहर में धूप क्या रहती है, बहुत ज़्यादा तेज रहती है। सभी मित्रों ने आराम करने का निश्चय किया, यानी निर्णय लिया कि अब सभी मित्र क्या करेंगे, आराम करेंगे। वे चारों एक धर्मशाला में ठहरे। मतलब रहने का स्थान को धर्मशाला कहते हैं। तो वो चारों कहाँ रहे, एक धर्मशाला में ठहर गए। उस नगर का राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। विद्वानों यानी कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा विद्या थी, बुद्धि थी, उसको विद्वान कहते हैं। तो उस नगर के राजा जो थे, जिस नगर में वो चारों मित्र धर्मशाला में ठहरे थे, तो वो राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। राजा ने चारों मित्रों के लिए कुछ नगद रुपए भेज दिए, जिससे चारों मित्र जो चाहे खरीद कर प्रयोग कर सके। तो राजा ने क्या किया कि उन चारों मित्रों के लिए पैसे भेज दिए कि वो लोग जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं। इन मित्रों के पास एक घोड़ी थी। तो ये जो मित्र थे उनके पास क्या थी, एक घोड़ी थी। उस पर उन्होंने अपने बिस्तर, पुस्तकें तथा पाठ पूजा आदि का सामान लाद रखा था। उस घोड़ी के ऊपर ये चारों जो मित्र थे अपना सारा सामान, चाहे किताब हो, चाहे पाठ पूजा का सामान हो, सारा उस घोड़ी के ऊपर उन्होंने लाद रखा था। चारों मित्रों ने तय किया कि हमें अपने अपने काम अलग अलग बांट लेनी चाहिए। फिर चारों मित्रों ने क्या तय किया कि हम लोगों ने जो जो विषय पे पढ़ाई की है, तो उस विषय को लेकर हमें अपने अपने काम क्या करने चाहिए, बांट लेने चाहिए। ज्योतिषी ने कहा, मैं घोड़ी चरा लाऊंगा। ठीक है, ज्योतिषी ने क्या कहा, जिसने ज्योतिष की विद्या ली थी, उसने कहा कि मैं घोड़ी चढ़ा लाऊंगा, घोड़ी को वो चराने जाएगा। यदि खो भी गई तो ज्योतिष विद्या से जान लूंगा कि कहाँ गई है। यदि मेरी घोड़ी खो भी गई तो वो तो ज्योतिषी का विद्या लिया था, तो ज्योतिष विद्या से वो क्या करेगा, जान लेगा, ठीक है, कि वो कहाँ चली गई, घोड़ी कहाँ चली गई। ज्योतिष वो होता है जो कि भविष्यवाणी करता है हम लोगों की, कि आगे क्या होने वाला है या अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का जो ज्ञान कर लेता है उन्हें ही हम लोग ज्योतिष कहते हैं।
पे वैद्य क्या बोला, साग सब्जी मैं खरीद लाऊंगा क्योंकि मैं उनकी सही पहचान कर सकता हूँ। वैद्य ने कहा कि जो साग सब्जी है वो मैं खरीद के लेके आऊँगा क्योंकि इसकी सही पहचान मुझे आती है, क्योंकि उसने वैद्य की शिक्षा ली थी। न्याय जानने वाले ने कहा घी मैं खरीद लाऊंगा, उसने घी खरीदने का निर्णय लिया। और व्याकरण के विद्वान ने कहा रसोई मैं बनाऊंगा ताकि सबको भरपेट खाना मिल सके, कि रसोई मतलब जो खाना है वो खाना व्याकरण के विद्वान बनाएगा ताकि सब कोई भरपेट खा सके। न्याय वाले ने बाजार से घी खरीदा। न्याय वाले जिसने कहा कि वो घी खरीदेगा तो उसने बाजार से घी खरीदा। तो खरीद के फिर क्या हुआ, चलते चलते वो सोचने लगा बर्तन के सहारे घी टिका है या घी के सहारे बर्तन। मतलब कि जो बर्तन में घी था तो वो क्या सोचने लगा कि घी जो है इस बर्तन के सहारे मतलब इसमें टिका हुआ है कि बर्तन इस घी के सहारे टिका हुआ है। मतलब कि जो बर्तन है वह इस घी के सहारे टिका हुआ है कि घी बर्तन के सहारे टिका हुआ है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया, जब उसे नहीं समझ में आया कि कौन किसके ऊपर निर्भर है, घी बर्तन के ऊपर निर्भर है कि बर्तन घी के ऊपर निर्भर है, तब वह क्या किया, उसका जांच करने के लिए उसने बर्तन उल्टा करके जांच की। मतलब बर्तन जो था जिसमें घी था उस बर्तन को ही उलाट दिया कि अब पता चल जाएगा कि बर्तन घी पे निर्भर था कि घी बर्तन पर निर्भर था। अब उसने बर्तन जब उलाट दिया तो सारा घी तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यही ये क्या हुआ कि सारा घी नीचे गिर गया। वैद्य जी सब्जी लेने बाजार गए। तो जब वैद्य जी सब्जी लेने बाजार गए तो बाजार में तोरई, भिंडी, करेले, परवल, बैंगन, कद्दू, मटर, पालक, आलू आदि सब बिक रहे थे। मतलब सारे प्रकार के सब्जी थे। परवल मतलब होता है पटल, ठीक है। ये सारी सब्जी क्या होते बिक रहे थे। वे उनमें कोई ना कोई दुर्गुण निकालते रहे और बिना कोई सब्जी खरीदे वापस लौट गए। वे उनमें क्या हुआ कि कोई ना कोई उन सब्जियों में खराबी निकालने लगे कि नहीं ये इस सब्जी में ये खराबी है, इस सब्जी में ये खराबी है। दुर्गुण मतलब होता है कि खराबी निकालना। तो वो उस चीज़ों में भी खराबी निकालने लगे सब्जी में और कोई सब्जी नहीं खरीदे, वो वापस घर लौटे। तो हमने क्या देखा कि जो न्याय वाले बाजार घी खरीदने गए थे तो उसने घी की जांच करने के ऐसा जांच किया कि सारा घी गिर गया, यानी उसका भी घी गिर गया। और जो सब्जी खरीदने गया तो वो सब्जी में दुर्गुण निकालने लगे और वो भी कोई सब्जी नहीं खरीदे। रास्ते में एक स्त्री नीम की पत्तियां बेच रही थी। वे हरी थी और सब प्रकार से ठीक तथा ताजी थी। वैद्य जी ने सब पैसे देकर नीम की पत्तियां खरीद ली। वे खुश थे कि नीम में एक भी दोष नहीं है। जो वैद्य जी निकले थे कि सब्जी खरीदने, तो रास्ते में एक स्त्री उन्हें मिली जो कि नीम की पत्तियां बेच रही थी। नीम का जो पत्ता होता है वह बेच रही थी और वो पत्ते की अच्छी तरीके से जांच किए और देखे कि नहीं सारे पत्ते जो है वो ठीक है और ताज़ा भी है। तो खुश हुए नीम का पत्ता देख करके और उसने क्या किया, वैद्य ने सारे नीम के पत्ते खरीद लिए। व्याकरण के पंडित ने दाल चावल मिलाकर पतीली चूल्हे पर चढ़ा दी। जब खिचड़ी पकने लगी तो खदबद खदबद की आवाज होने लगी। अब जो व्याकरण का पंडित था उसने क्या किया, दाल डाला, चावल डाला, मतलब एक पतीली एक कोई बर्तन में चूल्हा जला करके खिचड़ी बनाने के लिए छोड़ दिया। अब जब खिचड़ी बनता है, चाहे कोई भी चीज़ जब उबलता है, खाना वाना सब्जी या खिचड़ी ऐसा कुछ, तो खदबद खदबद आवाज़ होता है। तो उस टाइम पे ये खदबद खदबद की आवाज़ होने लगी। उन्होंने अशुद्ध है, सत्यवत सत्यवत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये क्या, ये तो अशुद्ध है, ये खदबद खदबद की आवाज़ क्यों होने लगी, अशुद्ध है, क्या होना चाहिए, सत्यवत सत्यवत होना चाहिए आवाज़। ऐसा कहते कहते उन्होंने कड़छी से पतीली को पीटना शुरू कर दिया। मतलब कि जो छलनी रहता है उसको कड़छी कहा जा रहा है, जिससे कि सब्जियां या खिचड़ी चलाई जाती है, वो कड़छी। तो उससे क्या किया कि वो जो पतीली जिस बर्तन में बन रहा था खिचड़ी, उसको जोर जोर से पीटने लगा कि ऐसा क्यों खदबद खदबद की आवाज़ क्यों आने लगी। फिर भी जब वही आवाज़ आती रही, मतलब उसके पीटने के बाद भी आवाज़ नहीं रुकी, आवाज़ आती ही जा
व्याकरण के पंडित सह नहीं सके, व्याकरण के पंडित को सहन नहीं हुआ ये। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पतीली ले जाकर कूड़े में उलट दी, यानी कि उसने जो जो खाना बनाया था वो खाना ले जाकर क्या किया, सारा खाना कूड़ा में उलट दिया। जब आवाज बंद हो गई तो पंडित को चैन पड़ी। अब खाना उलट दिया तो आवाज बंद ही हो जाएगा, तब पंडित को चैन पड़ गया। बचे ज्योतिषी जी। तो तीनों का तो हम लोगों ने देख लिया, अब बचे कौन, ज्योतिषी जी, कि ये तीनों ने तो विद्या अर्जित कर ली, पर इसका कैसे प्रयोग किया जाए ये तीनों को नहीं पता था। न्याय वाले को भी नहीं, वैद्य जी को भी नहीं, और न ही व्याकरण के पंडित को। अब क्या बच गया, ज्योतिषी जी। तो ज्योतिषी जी घोड़ी चराने ले गए थे। पीतल की छाया देखकर वे आराम करने लगे, उन्हें वही नींद आ गई। मतलब कि जो पीपल का जो पेड़ रहता है उसकी शीतल छाया के नीचे वह क्या करने लगे कि आराम करने लगे। घोड़ी चढ़ती चढ़ती पहाड़ी पर चढ़ गई और घोड़ी वहां से चली गई। वो चढ़ती 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 पहाड़ी के ऊपर क्या हुआ, चढ़ गई। थोड़ी देर बाद वह दूसरे तरफ उतर गई और पहाड़ी के घोड़ी क्या की इस तरफ से चढ़ी और वो दूसरी तरफ उतर गई घोड़ी। ज्योतिषी जी की जब नींद खुली तो घोड़ी वहां नहीं थी, और ज्योतिषी जी जब तक जागे नींद से उठे तब तक वहां पे घोड़ी क्या थी, नहीं थी। ज्योतिषी जी हंस कर बोले, जाएगी कहाँ, अभी ज्योतिष विद्या से पता लगा लेता हूँ। ठीक है, मतलब ज्योतिषी जी क्या बोले कि कहाँ जाएगी, वो तो बोले ही थे कि कहीं भी जाएगी तो मैं अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगा लूंगा, परेशानी करके कि कहाँ गई है। उन्होंने ज्योतिष विद्या से जान लिया कि घोड़ी पहाड़ी की दूसरी तरफ उतर गई है। अब तक वह ना जाने कितनी दूर चली गई होगी, अब उसका पीछा करना बेकार है। ऐसा सोचकर वे वापस धर्मशाला लौट गए। मतलब इनका भी यही कहानी था कि घोड़ी को वो देख लिए अपनी ज्योतिष विद्या से कि पहाड़ की उस तरफ चली गई, पर फिर भी वो उसको लाने नहीं गए। और क्या किया कि धर्मशाला वापस लौट गए। चारों मित्रों ने एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाई। आप बीती मतलब कि चारों मित्रों के साथ जो जो आज घटना घटी थी वो सारी बातें एक दूसरे को सुनाए। वे बिना भोजन किए ही संतोष करके सो गए। अब जहाँ तक कि भोजन बन भी रहा था तो व्याकरण के पंडित ने क्या किया था, भोजन जाकर कूड़े में डाल दिया था। भोजन तो कुछ रह नहीं गया था, तो चारों बिना खाए ही कुछ संतोष करके सो गए थे। थोड़ी देर बाद राजा के सेवक ने उन्हें जगाया और कहा, तो जिस नगर में वो लोग रह रहे थे उस नगर के राजा के सेवक आए और उन चारों को जगाया थोड़ी देर बाद, और क्या कहते हैं, चलो राजा ने दरबार में सबको बुलाया है। सेवक ने देखा कि घोड़ी वहां नहीं थी और खिचड़ी की पतीली उल्टी पड़ी थी। तो सेवक जब आता है तो देखता है कि चारों सोया है, वो चारों को उठाता है और क्या देखते हैं कि घोड़ी भी नहीं है और जो खिचड़ी की पतीली है वो भी उल्टी पड़ी हुई है। उसे भोजन का भी कहीं निशान नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, मतलब कि कहीं लोग भोजन किया है ऐसा भी उस सेवक को कुछ नहीं दिखाई दिया। वह बिना किसी को साथ लिए अकेला ही राज दरबार पहुंच गया। तब क्या किया, सेवक इतने सारे चीजों को देखा और किसी को साथ नहीं लिया, अकेले ही सेवक क्या किया, राज दरबार फिर से आ गया। राजा के दरबार में फिर से वो आ गया और राजा को सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने भोजन बनवाकर धर्मशाला भेजा और राजा को सारी बातें कहा कि इन लोगों ने कोई भोजन नहीं किया है, कोई घोड़ी भी नहीं है वहाँ पर। तब राजा ने क्या किया कि भोजन बनवाया और धर्मशाला में जिसमें चारों मित्र रह रहे थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सारा भोजन भेज दिया। भोजन करके वे राज दरबार में गए। तब चारों ने भोजन किया और राज दरबार में वो लोग गए। राजा ने उन चारों मित्रों को समझाते हुए कहा, अब राजा, ये लोगों ने जो काम किया था, तब राजा ने सुना और राजा फिर क्या इन चारों मित्रों को समझाते हुए कहते हैं कि विद्या का यह अर्थ नहीं कि तुम बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दो, यानी कि तुम लोग चारों जन ने जो विद्या ले लिया है इसका यह अर्थ नहीं कि तुम बुद्धि का प्रयोग ही ना करो, कि इसका कहाँ पे हम कैसे प्रयोग करेंगे, ये चीज बुद्धि होता है, तो बुद्धि का भी प्रयोग करना जरूरी है। विद्या बड़ी है परंतु बुद्धि उससे भी बड़ी है। जो भी काम करो भली प्रकार सोच समझ कर करो, यदि बिना सोच विचार के काम किया जाएगा तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। जो भी काम अगर आप लोग करो
विद्या सबके पास है, बुद्धि लगा करके सोच समझ करके आप लोग सारा काम करो और तब कभी जीवन में असफलता आप लोग को नहीं मिलेगी, सदैव ही आप लोग सफल होंगे। इसलिए पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी बहुत आवश्यक है। यह सुनकर चारों मित्रों की आंखें खुल गई। यानी पुस्तक से हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसके साथ साथ हम कहाँ इसको अप्लाई करेंगे, कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, इस चीज़ की भी बुद्धि रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह सारी बातें सुनकर वो चारों मित्र की आंखें खुल गई। ठीक है, तो चारों मित्र समझ गए कि नहीं, हम लोगों ने विद्या ग्रहण तो कर ली है पर इसके साथ साथ हमारे पास बुद्धि भी रहना उतना ही ज़रूरी है। तो आप लोग क्या क्या सीखे इस पाठ से कि हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। विद्या है तो बुद्धि का भी उतना ही हमें प्रयोग करना चाहिए। केवल पुस्तकों का ही ज्ञान नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर या तो हम लोग पुस्तकों से ज्ञान ग्रहण किए हैं तो उसे भी हमें अप्लाई करना चाहिए और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।